आप सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने कार्य के प्रति निरत होंगे। आइए साथियों, आज हम लोग भी अपने कार्य के प्रति निरत होते हुए संविधान के एक चैप्टर की बात करते हैं और जिसे आज हम लोग राज्यसभा के नाम से बुलाते हैं। तो आइए साथियों, हम लोग संसद का उच्च सदन की चर्चा करते हैं जिसे हम लोग राज्यसभा के नाम से संबोधित करते हैं। राज्यसभा के नाम से संबोधित करते हैं। प्यारे साथियों, यदि बात किया जाए कि राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, इसे 80 राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 80 के अंतर्गत वर्णित है राज्यसभा का। प्यारे साथियों, जिस समय सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 को, तो उस समय राज्यसभा का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना गया या इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से बुलाया गया। ध्यान रखिए, राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को जिस समय किया गया, तो उस समय इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट रखा गया। काउंसिल नाम स्टेट के नाम से इसे पुकारा गया। देश के हमारे पहले सभापति, कभी आपसे पूछा भी जाएगा, ध्यान रखिएगा, आप लोग कमेंट्स में तुरंत बताइए भी कि हमारे देश के पहले सभापति कौन थे। तो प्यारे मित्रों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है। तो इस प्रकार से देश के हमारे पहले सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन कौन थे साथियों? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के सभापति हुए और इन महोदय ने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदलकर राज्यसभा रखने की सिफारिश किया और इस तरीके से सभापति महोदय की सिफारिश पर काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदला गया और राज्यसभा रख दिया गया। तो प्यारे साथियों, थोड़ी सी हम लोग ये बात करते हैं। तो राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, इसके लिए अनुच्छेद 80। जिस समय राज्यसभा का गठन हुआ, तो गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। जिस समय गठन हुआ, इसका वास्तविक नाम क्या था? राज्यसभा का प्राचीनतम नाम क्या था? तो काउंसिल ऑफ स्टेट था। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? प्रथम सभापति तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे और डॉक्टर एस राधाकृष्णन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ही सिफारिश पर, के ही सलाह पर काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदलकर राज्यसभा रखा गया। आइए साथियों, राज्यसभा के विषय में थोड़ा सा हम लोग परिचित हों तो सर्वप्रथम बातें आती हैं कि राज्यसभा को हम किन नामों से जानते हैं, किन नामों से इसे बुला सकते हैं। तो राज्यसभा की जिससे हम बात करते हैं, तो पहले राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उच्च सदन कहते हैं। वह कौन सा सदन है जिसे उच्च सदन कहा जाता है? तो संसद का राज्यसभा जो होता है वह उच्च सदन कहलाता है। दूसरी बात, यह एक स्थायी सदन है। वह कौन सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता, कभी भी समाप्त नहीं होता? आपका राज्यसभा एक कैसा सदन है? तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। दूसरी बात कि राज्यसभा एक द्वितीय सदन है। कैसा सदन है? द्वितीय सदन है। पहला सदन कौन है? तो पहला सदन लोकसभा, दूसरा सदन राज्यसभा।
तीसरी बात कि राज्यों का प्रतिनिधित्व, या राज्यसभा पूछा जाए कि राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो राज्यसभा जो होता है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है साथियों। तो इसलिए इसे हम लोग राज्यसभा का प्रतिनिधित्व बोल सकते हैं, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व इसको कह सकते हैं। तो देखिए राज्यसभा के कुछ नामकरण, राज्यसभा को हम किन किन नामों से बुला सकते हैं, किन नामों से इनको पुकार सकते हैं। इसमें आप देखिए पहला राज्यसभा एक उच्च सदन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, एक स्थायी सदन है। राज्यसभा द्वितीय सदन है, द्वितीय सदन नाम से जाना जाता है क्योंकि यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसे राज्यों का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। आइए साथियों राज्यसभा के गठन की बात करें। राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का गठन कैसे होता है? तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और यह जनसंख्या के आधार पर निश्चित किया जाता है। जिस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या होगी वहां पर राज्यों का प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा, जहां पर जनसंख्या कम होगी वहां पर प्रतिनिधित्व कम होगा। सीधे शब्दों में कहें तो लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक राज्यसभा सदस्य न्यूनतम निश्चित किया जाता है। उसके बाद बढ़ते एक औसत अनुसार 20 लाख, फिर इस तरह के बढ़ता हुआ वो जाता है। न्यूनतम बात किया जाता है तो न्यूनतम 10 लाख की जनसंख्या होना जरूरी है उस पर प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो प्यारे साथियों राज्यसभा की बात किया जाता है तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या की बात करें कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? सदस्य संख्या, तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 250। इस 250 में से राज्य या कह सकते हैं विधान सभा सदस्यों द्वारा, विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य, जो 250 है उस 250 में से विधानसभा सदस्यों द्वारा कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? क्योंकि ध्यान रखिएगा साथियों इनका जो निर्वाचन होता है उसमें विधानसभा सदस्य ही भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं। तो निर्वाचित सदस्य कितने निर्वाचित करते हैं? तो संख्या इसकी होती है आपकी 238। कितने सदस्यों का? 238। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य कितने? 12। प्यारे साथियों विधानसभा सदस्य द्वारा अधिकतम जो सदस्य संख्या वो 238 हो सकती है। राष्ट्रपति मनोनीत करता है कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। और इस प्रकार से राज्यसभा का गठन होता है। कभी आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान राज्यसभा सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान सदस्य संख्या, वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो प्यारे साथियों जानते रहिएगा वर्तमान सदस्य संख्या जो है वो 245 है। कितनी है? 245। विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित कितने सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं? प्यारे मित्रों 233। कितने सदस्य? 233। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने? 12 सदस्य। प्यारे साथियों कभी आपसे पूछा जाएगा जो ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं ये सदस्य होते कौन हैं? तो जो राष्ट्रपति ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है जो
साहित्य, शिक्षा, कला, समाज सेवा, विज्ञान जैसे क्षेत्रों से के कुशल व्यक्ति होते हैं। अर्थात ऐसे लोग जो साहित्य, शिक्षा, कला, समाज सेवा, विज्ञान के क्षेत्र में कुशलता हासिल करते हैं, उन्हीं अंदर कुशलता होती है, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। इसीलिए राज्यसभा को विद्वानों का सदन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विद्वानों का सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन, सर्वोच्च सदन, सर्वश्रेष्ठ सदन किसे कहते हैं? ये सारी नाम, सारी बातें राज्यसभा के साथ आती है। इसे हम सर्वोच्च सदन कह सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ सदन कह सकते हैं, क्योंकि उच्च का ही पर्यायवाची है। उच्च को ही पर्यायवाची में हम इसे क्या कह सकते हैं? सर्वश्रेष्ठ। क्या कह सकते हैं? सर्वोच्च। हाँ, उच्च सदन कह सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ सदन कह सकते हैं, सर्वोच्च सदन कह सकते हैं, स्थायी सदन कह सकते हैं, द्वितीय सदन कह सकते हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व कह सकते हैं, विद्वानों का सदन कह सकते हैं। तो प्यारे साथियों, ये बात हमें उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आई होगी। कुछ प्रश्न आपसे कभी पूछे जा सकते हैं, उस पर ध्यान रखिएगा। जैसे उदाहरण रूप में यहाँ लिख रहा है कि विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित कितने सदस्य? 233। तो आपसे कभी पूछा जा सकता है कि इसमें केंद्र शासित विधानसभा सम्मिलित होती हैं या नहीं होती हैं? क्या जो केंद्र शासित विधानसभाएं हैं, जैसे दिल्ली, कौन कौन? दिल्ली, पांडिचेरी, और कौन? वर्तमान की जम्मू कश्मीर। दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, क्या यहाँ की जो ये विधानसभाएं हैं, क्या राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में प्रतिनिधित्व करेंगी या नहीं करेंगी? कभी आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में केंद्र शासित क्षेत्र, यूनियन स्टेट का प्रतिनिधित्व होता है या नहीं होता है? तो प्यारे मित्रों, ये जानते रहिएगा कि ऐसी केंद्र शासित विधानसभाएं या ऐसे केंद्र शासित क्षेत्र जहां पर अपनी स्वयं की विधानसभा है, वहां के लोग या वहां के सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे। अर्थात केंद्र शासित जो विधानसभाएं होती हैं, वे राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन करती हैं, लेकिन जहां पर स्वयं की अपनी कोई भी विधानसभा नहीं है, केवल यूनियन स्टेट हैं, केंद्र शासित क्षेत्र हैं, लेकिन वहां पर विधानसभा गठन नहीं हुआ है, तो वहां पर राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो बात समझ में आ गई। पहली बात कि विधानसभा सदस्य जो होते हैं, ये केंद्र शासित क्षेत्र के विधानसभा सदस्य भी राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। दूसरी बातें, आप सभी लोग जानते हैं कि जो विधानसभाएं होती हैं, इन विधानसभाओं में एक एग्लो इंडियन सदस्य चुना जाता है। एग्लो इंडियन, जिसका मनोनयन कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। तो प्यारे साथियों, कभी पूछा जा सकता है कि जो यह विधानसभा में एक एग्लो इंडियन सदस्य चुना जाता है, क्या वह राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में भाग लेता है या नहीं लेता है? तो प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं, वे चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से ऐसी विधानसभाएं जिसमें एग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत होते हैं, वे मनोनीत सदस्य राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि बातें आपकी समझ में आई होंगी। तो आगे आइए देखते हैं गठन के बाद इन राज्यसभा सदस्यों की योग्यता। कौन से ऐसे सदस्य हैं जो राज्यसभा में
निर्वाचित हो सकते हैं। योग्यता, तो प्यारे साथियों, लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी योग्यता में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, मात्र एक बात को छोड़ करके। योग्यता की बात करें तो पहली बात, भारत का नागरिक हो, पहली अनिवार्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो। जैसा आप साथी जानते हैं कि लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, क्योंकि इसको सर्वश्रेष्ठ सदन कहते हैं, सर्वोच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। आगे बात है, लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ का पद धारित न करता हो, न्यायालय से दंडित न किया हो, न्यायालय द्वारा दंडित न हो, साथ साथ पागल या दिवालिया न हो। प्यारे साथियों, ध्यान रखिए, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो, किसी लाभ के पद पर न हो, न्यायालय उसे किसी प्रकार का दंडित न की हो, कभी वो सजा न पाया हो, पागल या दिवालिया न हो। ठीक है, ये यदि किसी व्यक्ति के अंदर योग्यता है तो वह राज्यसभा सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। दूसरे में ये ध्यान रखिएगा, कभी आपसे पूछा भी जा सकता है कि क्या जो राज्यसभा का सदस्य चुनाव लड़ता है, राज्यसभा सदस्यता के लिए चुनाव लड़ता है, क्या उसे उस राज्य का प्रतिनिधि होना जरूरी है या नहीं, या क्या उसको वहां का नागरिक होना जरूरी है? तो ऐसी कोई शर्तें नहीं है। कहने मतलब ये कि मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हो रहा है, तो क्या उसका उत्तर प्रदेश का होना जरूरी है? ऐसा नहीं है, वह भारत के किसी भी क्षेत्र का हो सकता है और उत्तर प्रदेश से उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। ठीक है, इस पे भी आपको ध्यान रखना है। प्यारे साथियों, ये इसकी योग्यताएं होती हैं, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, वह लाभ के पद पर न हो, न्यायालय द्वारा दंडित न हो, पागल या दिवालिया न हो। ये शर्तें यदि पालित करता है, इस शर्त को धारित करता है, तो वह राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत हो सकता है, निर्वाचित हो सकता है। आइए साथियों, निर्वाचन की बात करें। निर्वाचन, तो राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, अर्थात इनका चुनाव जनता स्वयं नहीं करती है, बल्कि जनता के प्रतिनिधि, जनता के सदस्य करते हैं, अर्थात विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इनके लिए गुप्त नहीं बल्कि खुला मतदान होता है। कैसे होता है? खुला मतदान होता है, गुप्त मतदान नहीं होता, बल्कि खुला मतदान के आधार पर इनका चुनाव होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और कैसे होता है? खुला मतदान होता है। अन्य बातें आप जानते हैं कि एकल मनसंकरणी पद्धति के द्वारा। ठीक है, ये इनकी निर्वाचन की पद्धति होती है और इनमें जो भी विधायक होते हैं, जो भी विधानसभा सदस्य होते हैं, जो निर्वाचित विधानसभा सदस्य होते हैं, वे राज्यसभा सदस्य निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब कभी आपसे पूछा जा सकता है भारत की वह कौन सी विधानसभा है या भारत का वह कौन सा राज्य है जहां से सर्वाधिक राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? तो प्यारे साथियों, हमने आपको पहले ही बताया कि ये जनसंख्या के आधार पर चुने जाते हैं। तो आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, प्यारे साथियों, हम सभी लोग जानते हैं, इसके लिए हम लोग सर्वश्रेष्ठ हैं ना, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। तो आप बताइए कि सर्वाधिक
विधान राज्यसभा सदस्य कहां से चुने जाएंगे? तो हमने आपको पहले बताया जहां पे जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं और जिनकी संख्या होती है 31। पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं जिनकी संख्या कितनी होती है? 31 होती है, जो कि भारत में अन्य किसी राज्यों में इतनी संख्या नहीं है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? लोकसभा में तो यहां पर भी आपके उत्तर प्रदेश का नाम आगे है और यहां पर 80 सदस्य, 80 लोग लोकसभा में चुने जाते हैं। इसी तरीके से राज्यसभा में कितने लोग चुने जाते हैं? 31 लोग। साथियों 31। ये देखिए इनका निर्वाचन होता है। निर्वाचन की बात आगे बढ़िए साथियों, तो इनका बात करते हैं तो आगे आता है तो इनका कार्यकाल क्या होता है? कार्यकाल। राज्यसभा का कार्यकाल देखिए साथियों, पूछा जाए कभी कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है, कोई कार्यकाल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कैसा है? स्थायी सदन है। जब राज्यसभा एक स्थायी सदन है तो राज्यसभा का अपना कोई कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है, कितना होता है? 6 वर्ष होता है, जो कि हर दूसरे वर्ष प्रति 2 वर्ष में 1/3 क्या होते हैं? 1/3 बदल जाते हैं। ठीक है, हर दूसरे वर्ष राष्ट्र संपूर्ण सदस्य संख्या का 33% क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। उनके स्थान पर दूसरे चुने जाते हैं और इस तरीके से राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल भी पूरा होता रहता है और ये बदलते भी रहते हैं। अब प्यारे साथियों, कभी आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कोई राज्यसभा सदस्य है और वह निर्वाचित हुआ, निर्वाचित होने के बाद उसने अपना त्याग पत्र दे दिया। क्या किया? त्याग पत्र दिया। पहली बात यह होती है कि अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो प्यारे साथियों, यह अपना त्याग पत्र राज्यसभापति को देगा। किसको देगा? राज्यसभापति को देगा। अब ये त्याग पत्र दे दिया। अब त्याग पत्र दिया तो जो अगला सदस्य निर्वाचित होगा वह कितने समय के लिए निर्वाचित होगा? वह बचे समय के लिए होगा। बचे समय के लिए या 6 वर्ष के लिए। क्या बताएंगे कि राज्यसभा सदस्य, मान लीजिए कोई राज्यसभा सदस्य है, वह 1 वर्ष तक कार्य किया और 1 वर्ष के बाद वह त्याग पत्र दे दिया, या कहा चल जाए दुर्योगवश उसकी मृत्यु हो गई, राज्यसभा सीट रिक्त हो गई, तो ऐसे में जो चुनाव कराया जाएगा, जो सदस्य चुनकर आएगा वह कितने समय के लिए आएगा? वह अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगा या बचा हुआ समय पूरा करेगा? तो प्यारे साथियों, कहीं भी किसी को गलती नहीं करनी है, क्योंकि जब वह जिस स्थान पे आ रहा है अमुक व्यक्ति 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुका है, तो जो बचा हुआ समय है उस समय के लिए वह कार्य करेगा, अर्थात बचे हुए समय 5 वर्ष के लिए कार्य करेगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर रखिएगा। कोई सदस्य अपना त्याग पत्र दे देता है तो जो बचा हुआ समय है उसी बचे हुए समय के लिए अगला सदस्य कार्य करेगा। अगला सदस्य कार्य करेगा जो बचा हुआ समय होगा। ठीक है, उसका 6 वर्ष कार्य नहीं होगा। प्यारे साथियों, तो ये बात ध्यान रखना है। ये राज्यसभा का गठन कैसे होता है, राज्यसभा की बातें क्या होती हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उसका कार्यकाल कैसा होता है, उसका निर्वाचन कैसा होता है, ये सारी बातें हम लोग क्लियर करते हैं, ये बातें हम लोग स्पष्ट करते हैं।
आइए साथियों, इसके बाद बात करते हैं हम लोग राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियां। राज्यसभा के कार्य क्या होते हैं, उसकी शक्तियां क्या होती हैं। राज्यसभा के कार्य एवं शक्ति। कार्य शक्तियों की बात करें तो पहली बात, जैसे आप जानते हैं कि पहली बात इसकी विधायी शक्ति होती है। कौन शक्ति होती है, विधायी शक्ति। प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा कि विधायी शक्ति में कहा जाए तो राज्यसभा शक्तिहीन होती है। राज्यसभा क्या होती है, शक्तिहीन होती है। विशेषतः से यह किसी साधारण विधेयक में तो कुछ ये कार्य कर सकती है, साधारण विधेयक में तो इसके पास कुछ शक्ति होती है, लेकिन किसी धन विधेयक पर इसके पास अपनी कोई भी शक्ति नहीं होती है, यह पूर्णतः शक्तिहीन होता है। ठीक है, यदि कोई साधारण विधेयक है तो वह संसद के किसी भी सदन में सर्वप्रथम लाया जा सकता है। कोई साधारण विधेयक है तो वह सर्वप्रथम राज्यसभा में भी लाया जा सकता है और सर्वप्रथम लोकसभा में भी लाया जा सकता है। उस समय यह राज्यसभा समान अधिकार रखती है। लेकिन यदि किसी साधारण विधेयक को लोकसभा पारित कर देती है, राज्यसभा उसको पारित नहीं करती, तो ऐसे में राज्यसभा इसे अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। 6 माह के लिए क्या कर सकती है, रोक सकती है। किसको, किसी साधारण विधेयक को। किसी साधारण विधेयक को राज्यसभा इसके पास शक्ति होती है, वो 6 महीने तक रोक सकती है। लेकिन यह 6 माह के अंदर यह विधेयक पारित नहीं हुआ तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 का प्रयोग करता है, 108 का प्रयोग करता है और संयुक्त अधिवेशन बुला लेता है। क्या बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन। और जैसे साथियों जानते हैं संयुक्त अधिवेशन में क्योंकि राज्यसभा की संख्या कम होती है, इसलिए यह विधेयक आसानी पूर्वक पास हो जाता है। किसी धन विधेयक में राज्यसभा पूर्णतः शक्तिहीन होती है। आप याद रखिए कि अनुच्छेद 109 क्या कहा गया है, 109 में, अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि कोई भी धन विधेयक सदैव लोकसभा में सर्वप्रथम पेश होगा। ठीक है, अनुच्छेद 109 क्या कहता है, धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश होगा। अर्थात कभी भी धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं होगा। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं होगा। केवल धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में चर्चा के लिए जाता है और ऐसे में राज्यसभा उसे अधिकतम 14 दिन रोक सकती है। कितने दिन रोक सकती है, 14 दिन रोक सकती है। 14 दिन बाद लोकसभा इस विधेयक को पुनः पारित कर देती है और यह स्वतः पारित मान लिया जाता है। तो ये देखिए, इस प्रकार देखा जाए तो राज्यसभा जो होती है विधायी शक्ति में पूर्णतः शक्तिहीन दिखाई देती है। आइए साथियों, कार्यपालिका संबंधी शक्ति की बात करें, कार्यपालिका संबंधी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति की बात करें तो कार्यपालिका शक्ति में भी राज्यसभा पूर्णतः शक्तिहीन होती है। क्या होती है, शक्तिहीन होती है। इसके पास अपनी कोई शक्ति नहीं होती है, क्योंकि राष्ट्रपति जिस मंत्रिपरिषद का गठन करता है वह लोकसभा के सदस्य होते हैं। अर्थात लोकसभा में बहुमत दल के सदस्यों के द्वारा वह मंत्रिपरिषद का गठन करता है। प्रधानमंत्री चाहे तो वह राज्यसभा सदस्यों को मंत्रिपरिषद में सम्मिलित कर सकता है। किसकी इच्छा पर, प्रधानमंत्री की इच्छा पर मंत्रिपरिषद में राज्यसभा के सदस्य सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन जितने भी सदस्य होंगे वे सदैव लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होंगे। किसके प्रति जिम्मेदार होंगे, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होंगे। और इनके खिलाफ यदि कभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो वह भी लोकसभा में लाया जाएगा। अर्थात ये सदस्य
मंत्री तो बन सकते हैं, राज्यसभा सदस्य प्रधानमंत्री चाहे तो उनको मंत्री तो बना सकता है, लेकिन इनकी पूरी जवाबदेही राज्यसभा के प्रति न होकर के लोकसभा के प्रति होगी। तो इस प्रकार देखिए साथियों, कार्यपालिका में भी यह पूरी तरीके से शक्तिहीन होता है। कौन होता है? शक्तिहीन होता है। इसके बाद वित्तीय शक्ति की बात करें तो वित्तीय शक्ति में जैसे हमने आपको पहले ही कहा कि जितने भी विधेयक होते हैं वित्तीय शक्ति में भी ये राज्यसभा पूर्णतः शक्तिहीन होती है, क्योंकि चाहे वार्षिक बजट हो, चाहे आपका धन विधेयक हो या कोई अन्य विधेयक हो, चाहे कोई आकस्मिक नीति हो या कोई भी बातें हो, जो भी विधेयक होंगे वे सदैव लोकसभा में पारित होंगे, लोकसभा में पेश होंगे, राज्यसभा में नहीं होंगे। केवल राज्यसभा में विचार के लिए ये जाएंगे और जिसे अधिकतम 14 दिन के अंदर राज्यसभा को अपना मत देना होगा। वह चाहे उसके समर्थन में दे, चाहे उसके विपक्ष में दे, उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता। केवल एक बात को छोड़ करके कि किसी धन विधेयक संबंधी मामले में राज्यसभा अपना विचार लोकसभा को दे सकती है। इतनी शक्ति होती है राज्यसभा अपना कोई विचार धन विधेयक संबंधी मामले में लोकसभा को दे सकती है। लोकसभा उसे माने या न माने, इसके लिए लोकसभा बाध्यकारी नहीं है। ये प्यारे साथियों वित्तीय शक्ति की बात होती है। इसके बाद बात करते हैं अन्य शक्तियों की। तो मात्र 2 ऐसी शक्तियां होती हैं जहां पर राज्यसभा लोकसभा के बराबरी का अधिकार रखती है। पहली शक्ति है वह आपका महाभियोग संबंधी शक्ति। महाभियोग संबंधी शक्ति, यदि राष्ट्रपति के ऊपर, किसके ऊपर? राष्ट्रपति के ऊपर, या कहा जाए तो किसी न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो वह सदन के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। सर्वप्रथम लोकसभा में भी लाया जा सकता है और सर्वप्रथम राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, और दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। यदि उसे लोकसभा पारित कर देती है, लेकिन यदि राज्यसभा उसे पारित नहीं करती है, तब भी वह विधेयक गिर जाएगा, महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं होगा। ये बातें होती हैं। दूसरी बात, कहीं पर संविधान संशोधन, समान शक्ति की बात की जा रही है। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, यह संविधान संशोधन संबंधी कोई शक्ति है, तो संविधान संशोधन संबंधी शक्ति में भी लोकसभा के बराबरी में राज्यसभा होती है। अर्थात वह भी विधेयक, यह भी प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में लाया जा सकता है और इसका भी दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक होता है। कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां पर राज्यसभा लोकसभा से भी शक्तिशाली हो जाती है। यदि किसी कंडीशन में केंद्र सरकार को राज्य सूची के अंतर्गत नियम बनाना है, राज्य सूची के अंतर्गत यदि केंद्र सरकार नियम बनाना चाहती है, तो उसका प्रस्ताव सर्वप्रथम कहाँ आएगा? सर्वप्रथम राज्यसभा में आएगा। राज्यसभा में राज्य सूची के अंतर्गत कोई भी कानून बनाया जा रहा है तो उसका सर्वप्रथम प्रस्ताव कहाँ आएगा? राज्यसभा में आएगा। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 में किसमें किया गया है? अनुच्छेद 249 के अंतर्गत कहा गया है कि कोई भी प्रस्ताव आएगा तो सर्वप्रथम कहाँ आएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद लोकसभा में जाएगा और लोकसभा यदि उसे पारित कर देती है तो राज्य सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसी तरीके से अखिल भारतीय सेवाओं में कोई प्रस्ताव आना होगा तो सर्वप्रथम राज्यसभा में आएगा, उसके बाद वह लोकसभा में जाएगा। साथ साथ उपराष्ट्रपति पर विशेष प्रस्ताव लाते समय, ध्यान रखिए साथियों, उपराष्ट्रपति जो होता है और राज्यसभा का सभापति होता है। लेकिन कभी आपसे पूछा जा सकता है
कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, क्या वह राज्यसभा का सभापति होता है? राज्यसभा का क्या वह सदस्य होता है? तो प्यारे साथियों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति तो होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति क्या राज्यसभा सदस्य होता है? नहीं होता, वह उपराष्ट्रपति केवल सभापति होता है। इसीलिए उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, उपराष्ट्रपति का वह 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति कभी भी राज्यसभा सदस्य नहीं होता है, वह केवल सभापति होता है। दूसरी बात है कि उपराष्ट्रपति केवल राज्यसभा में निर्णायक मत दे सकता है। दोनों पक्षों के बराबर मत है तो उस समय सभापति के रूप में वह निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है, उसके अलावा उसके पास शक्ति नहीं होती है। ठीक है, तो ये देखिए, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए विशेष प्रस्ताव लाया जाता है, तो वह विशेष प्रस्ताव सर्वप्रथम कहाँ लाया जाएगा? सर्वप्रथम राज्यसभा में लाया जाएगा, और राज्यसभा से पारित होने के बाद वह लोकसभा में जाएगा, और यदि उसको लोकसभा में पारित कर देती है तो राष्ट्रपति ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति को हटा सकता है। प्यारे साथियों, ये राज्यसभा की कुछ कार्य एवं शक्तियां रही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें पसंद आएंगी। आगे हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।